हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में बल रीड कर रहे थे, बल के बारे में पढ़ रहे थे, बल किसे कहते हैं। फिर अपने गति के नियम पढ़े थे, न्यूटन के गति के तीनों नियम थे। फिर अपने घर्षण बल पढ़ा था। आप पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू जब आप इसमें रहेंगे तो अपने आगे से आगे बढ़ पाएंगे। आज अपने पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अपने पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या चीज है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किससे कहते हैं? ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य कण जो है वो दूसरे द्रव्य कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य कण जो है वो दूसरे द्रव्य कण को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए थे वैज्ञानिकों के द्वारा। विभिन्न तरह की अवधारणाएं आई थी, ग्रहों की गति से संबंधित अलग अलग अवधारणाएं आई थी। सर्वप्रथम टोलमी ने क्या किया था? पृथ्वी केंद्रीय एक मॉडल दिया था। टोलमी के अनुसार क्या था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। काफ़ी समय तक ये मॉडल जो है वो चालू रहा था। इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट हुए थे। उन साइंटिस्टों ने क्या किया था? सूर्य केंद्रीय मॉडल दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है कोपरनिकस और टाइको ब्राहे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सूर्य केंद्र नियम दिया कि सूर्य जो है वो स्थिर है और अन्य जो ग्रह है जिसमें पृथ्वी भी है वो क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन्हीं के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए केपलर ने फिर ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। और ये जो चीज़ें थी वो सब किस पे बेस्ड थी? गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। हालांकि बहुत पहले समय से ही लोगों को ये था कि पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। परंतु इसका सैद्धांतिक रूप जो प्रस्तुत किया था वो न्यूटन ने किया था। इसलिए अपने इसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या चीज़? अपने वो पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य कण जो होता है वो दूसरे द्रव्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य कण दूसरे द्रव्य कण को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य कण दूसरे द्रव्य कण को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसे क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल का जो मान है वो दोनों द्रव्य कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर अपने पास m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो द्रव्य कण हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनके बीच की दूरी अपने पास क्या है? r है। तो इस नियम के अनुसार m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? अपने पास r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो दोनों द्रव्यों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तब F इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास आ जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये किन्हीं दो द्रव्य कणों, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का मतलब ये ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। द्रव्य और द्रव अलग अलग है। द्रव जो है वो द्रव्य की एक अवस्था है। तो दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो दोनों द्रव्य कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तब F इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा g m1 m2 और r स्क्वायर। g एक समानुपाती नियतांक है। g एक समानुपाती नियतांक है। g अपने पास क्या? एक समानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक। अब इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में g का मान जो है वो नियत है। इसका मान न तो माध्यम पर निर्भर करता है, न कणों की स्थिति पर निर्भर करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में g की जो वैल्यू है वो एक समान है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। g का जो मान है, g की जो वैल्यू है वो अपने पास होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये अपने पास क्या है? g की वैल्यू है। अपने पास g का मान जो है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये अपने पास g की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अपने पास क्या है कि g पूरे ब्रह्मांड में एक समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा दे सकते हैं अपने g की परिभाषा। g की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? अगर अपने पास m1 = m2, m1 = m2 = 1 kg हो, r = अपने पास 1 मीटर हो, तब अपने पास क्या आ जाएगा? F = क्या आ जाएगा? g आ जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो उस बल के बराबर है। कौन से बल के बराबर? जो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के मध्य एकांक दूरी पर रखने पर लगता है। मतलब एकांक द्रव्यमान के पिंडों को जब एकांक दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। तो इस तरह से अपने g को परिभाषित कर सकते हैं। एकांक द्रव्यमान के पिंडों को एकांक दूरी पर रखने पर उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल का मान ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। ये अपने पास किसका मान आ जाएगा? g को इस तरह से अपने परिभाषित कर सकते हैं। अब दो शब्द आते हैं बार बार, एक तो आता है गुरुत्वाकर्षण बल और एक आता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि बार बार अपने पास ऐसे शब्द आते हैं जिनमें एक गुरुत्वाकर्षण बल नाम आ जाता है और एक अपने पास क्या आ जाता है? गुरुत्वीय बल आ जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि अपने थोड़ा सा ध्यान रहे अपने को, क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं और गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? देखिए, ये भी दो पिंडों के मध्य लगेगा, ये भी अपने पास दो पिंडों के मध्य लगेगा। यदि दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी है, यदि दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी है तो उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये अब कुछ भी हो सकता है, जैसे चंद्रमा हो या कुछ भी हो, लेकिन एक पिंड क्या है? पृथ्वी है। अगर दो पिंडों के मध्य, क्योंकि दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल की बात करेंगे, उन दो पिंडों में से एक पिंड अगर पृथ्वी है तो अपने पास उस बल को क्या कहते हैं? अपने गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगर दोनों ही पिंड पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं है, ना ये पृथ्वी है और ना ये है, तब इन पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हालांकि इन जनरल अपने गुरुत्वीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में भेद नहीं कर पाते हैं, बट एक्चुअलिटी ये होती है कि अगर अपने पास दो पिंड है और उनमें से एक पृथ्वी है तो उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, और दोनों पिंडों में से कोई भी पिंड अगर पृथ्वी नहीं है तो फिर अपने उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अपने गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आ गया था F = G m1m2/r²। अब अपने इस गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं क्या है? अपने पास फॉर्मूला आ गया था F = G m1m2/r²। अब इसकी विशेषताओं में सबसे पहले अपने पास ये है कि ब्रह्मांड में, देखिए ब्रह्मांड में बल जो है वो चार प्रकार के पाए जाते हैं, जिन्हें मूलभूत बल कहते हैं। प्रकृति के मूलभूत बल कहा जाता है। चार प्रकार के बल हैं, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे दुर्बल बल है।
प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। यानी ये जो बल है वो दुर्बल बल है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। हालांकि इस बल का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि जितने भी आकाशीय पिंड है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है वो किसकी वजह से लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वीय बल की वजह से लगा रही है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किसकी वजह से लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगा रहा है बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। दूसरा अपने पास क्या है? इस बल का मान जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर अपने पास दो पिंड है, उन दो पिंडों के मध्य माध्यम बदल दें तो माध्यम बदलने से उन पिंडों के मध्य लगने वाले बल में यानी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उन दो पिंडों के मध्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात है ये। तीसरा अपने पास ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन का मतलब क्या है? जैसे अभी अपने फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला अपने पास था क्या? Gm1m2 बटा आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहा जाता है। तो अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। जो बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं वो बल संरक्षी बल होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? संरक्षी बल है। अब संरक्षी बल क्या होते हैं? संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर न करके उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। उस बल को क्या कहा जाता है? संरक्षी बल कहा जाता है। तो ये क्या है? संरक्षी बल है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है और संरक्षी बल है। पांचवा ये केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसकी प्रास क्या है। सिक्स्थ अपने पास है प्रास। प्रास का मीनिंग ये होता है ये कहाँ तक काम करता है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक। देखिए जो अपने पास नाभिकीय दूरियां होती है, नाभिकीय दूरियों के लिए ये बल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मोस्टली अपने यूँ लिखते हैं कि ये 10⁻⁻10 मीटर से अनंत तक इसकी प्रास होती है, यानी 10⁻⁻10 मीटर। और इससे अगर अपने कम दूरी लेते हैं तो वहाँ क्या होती है? वहाँ अपने पास नाभिकीय बल प्रभावी हो जाते हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है लेकिन वहाँ उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ अपने पास जो प्रभावी बल है वो क्या होता है? नाभिकीय बल होता है। तो इनकी जो प्रास होती है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर अनंत तक होती है। ये अपने पास इसका क्या है? प्रास है ये, यानी ये केंद्रीय बल है और इसकी प्रास जो है वो कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। अपने यूँ मान के चलें, क्योंकि जब r का मान अनंत होगा, तब अपने पास क्या होगा? f का मान 0 हो जाएगा। और तो अपने पास ये इससे रिलेटेड इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है और अनंत दूरी तक काम करता है। और इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर अपने एक उंगली भी हिलाते हैं, अगर अपने एक उंगली हिला रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है। लेकिन एक बात माइंड में आती है कि जब अपने किसी पेन को छोड़ते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ गति करता है और अपने को दिखता है कि ये पृथ्वी की तरफ गति कर रहा है। ये जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर क्या करता है? समान बल लगाता है। तो अगर पेन पर पृथ्वी जब बल लगा रही है तो ये पेन पृथ्वी की तरफ गति कर रहा है, तो क्या पृथ्वी पेन की तरफ गति नहीं करती? बिल्कुल करती है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेग्लिजिबल है। कारण क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो पेन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक है। बहुत अधिक होने के कारण उसका विस्थापन जो है वो नगण्य है, यानी उसको अपने मेजर नहीं कर पाते, इस तरह का विस्थापन है, इसलिए अपने देख नहीं पाते। इसी तरह से अगर अपने एक उंगली हिला रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रही है? हलचल हो रही है। कारण क्योंकि दो पिंडों के बीच की दूरी जैसे ही बदलती है, बदलते ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदल जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा महत्वपूर्ण अपने पास है। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण।
गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? देखिए, त्वरण अपने जानते हैं, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और अपने न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ा था, और न्यूटन के गति के दूसरे नियम में अपने पास था F = ma। ए अपने पास क्या था? त्वरण था। तो A = अपने पास हो जाएगा F/m। यानी अपने पास क्या है? बल और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इन जनरल बात कर रहे हैं अपने, अभी एक बार अपने गुरुत्वीय त्वरण की बात नहीं कर रहे। यानी बल और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब बात ये आती है कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल है वो त्वरण कहलाता है। एक ही बात हो गई। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? त्वरण। लेकिन एकांक द्रव्यमान पर जो बल लगता है वो किसकी वजह से लग रहा है? अगर गुरुत्वाकर्षण की वजह से लग रहा है तो उस त्वरण को फिर अपने क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। सिंपल सा अपने पास है, जब अपने एकांक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से गिराते हैं तो उस पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। या स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु में, एकांक द्रव्यमान की वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी अपने पास क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को अपने g से, स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण अपने पास आ जाएगा F/m। F अपने पास गुरुत्वाकर्षण बल है और m जो है उस पिंड का द्रव्यमान है जिस पर अपने को गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास क्या है? ये मान लो पृथ्वी है। पृथ्वी की त्रिज्या अपने पास r है और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर ये m द्रव्यमान का एक पिंड है। पृथ्वी का द्रव्यमान अपने पास कैपिटल M है। तो पृथ्वी के कारण इस पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है उसका मान अपने पास आ जाएगा F = G M/r²। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? F बल का मान आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। किस पे? M द्रव्यमान के पिंड पर। अपने को क्या करना है? अपने को गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो ये F का जो मान है वो अपने इसमें पुट कर देते हैं। जब अपने F का मान इसमें पुट करेंगे तो अपने पास G = आ जाएगा G M/r² × 1/m। M से M कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा Gm/r²। ये अपने पास क्या आ गया? गुरुत्वीय त्वरण का मान आ गया। अब देखिए, अगर अपने पास ये पिंड पृथ्वी की सतह पर स्थित है, अगर ये वस्तु या ये पिंड जो है, m द्रव्यमान का पिंड जो है वो पृथ्वी सतह पर स्थित है, पृथ्वी सतह पर स्थित है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? पृथ्वी सतह पर अपने पास स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। और अपने पास g की वैल्यू, g 0 से राइट कर देता हूँ मैं सतह के लिए, ये अपने पास हो जाएगा Gm/r²। ये पृथ्वी तल पर किसी पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण आ गया। यानी G0 = अपने पास आ गया Gm/r²। ये पृथ्वी तल पर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का मान है। महत्वपूर्ण बात देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो किस बात पर डिपेंड नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास है दूसरा, अपने पास गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो किस पे डिपेंड करता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह के द्रव्यमान पर। तीसरा, ग्रह के आकार पर या त्रिज्या पर, ग्रह के आकार पर। यानी ये महत्वपूर्ण बातें हैं गुरुत्वीय त्वरण के लिए। क्या? कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो ग्रह के द्रव्यमान पर, ये M कैपिटल M जो है वो ग्रह का द्रव्यमान है, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ग्रह के आकार, R जो है वो ग्रह की क्या है? त्रिज्या है, तो ग्रह के आकार पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर अपने 5 किलोग्राम और 500 किलोग्राम के पिंडों को एक ही ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो दोनों में समान गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। पृथ्वी तल पर वो तापमान जो है
वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का जो मान है वो अपने क्या लेते हैं, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का अपने पास क्या होता है, मात्रक, वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। तो अपने पास जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पृथ्वी तल पर ली जाती है। अब देखिए जी0 अपने पास जो आया है, जी0 इज इक्वल टू अपने पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको अपने थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एम क्या है, एम है पृथ्वी का द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान बराबर अपने पास होता है आयतन इंटू घनत्व। आयतन इंटू घनत्व, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। पृथ्वी आर त्रिज्या का गोला है, आर त्रिज्या का गोला है तो इसका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व अगर अपने पास इसका रो है तो अपने पास इसका द्रव्यमान m इज इक्वल टू आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। तब अपने पास जी0 का जो फॉर्मूला है, जी0 का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा जी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब रो अपने पास आ जाएगा। आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा इससे, यानी जी0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई जी आर रो। ये भी अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है गुरुत्वीय त्वरण का। किसके पदों में, घनत्व के पदों में। ये घनत्व के पदों में आ गया जी0 इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो। तो ये अपने पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला अपने पास आ गया जी0 इज इक्वल टू अपने पास आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अपने पास घनत्व के पदों में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो जी0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4/3 पाई जी आर रो आ जाएगा। ये गुरुत्वीय त्वरण था। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ, पृथ्वी तल से गहराई के साथ, पृथ्वी के आकार के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, चेंज होता है। किस तरह से बदलता है अपने वो थोड़ा सा देखना चाहेंगे। जी की निर्भरता, जी की निर्भरता, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला अपने पास है पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ। जैसे जैसे अपने पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है। h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है जी एच इज इक्वल टू होता है जी0 अपॉन 1 प्लस h/r की होल पावर 2। h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी एच जो है वो जी0 अपॉन 1 प्लस h/r की होल पावर 2 के द्वारा दिया जाता है। यानी जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा, ये हर बढ़ेगा तो जी एच का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, जी का मान कम होता जाता है। यदि h लेस देन r हो, मतलब हाइट जो है पृथ्वी तल से, जैसे ये अपने पास था, ये हाइट है h, ये अपने पास r है, तो जैसे जैसे अपने पास हाइट जो है वो हाइट अगर h से कम है, सॉरी रॉन्ग बोल गया मैं, h जो है वो r से कम है, यानी h लेस देन r है, उस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, उस केस में जी एच इज इक्वल टू अपने पास आ जाता है जी0 इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। अपने पास जब ऊंचाई का मान त्रिज्या की तुलना में कम है तो जी एच इज इक्वल टू जी0 इंटू 1 माइनस 2h/r अपने पास होता है। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब अपने पास आता है क्या, गहराई के साथ, पृथ्वी तल से गहराई के साथ। दूसरा अपने पास है क्या, पृथ्वी तल से गहराई के साथ। गहराई के साथ अपने पास क्या होगा, गहराई के साथ जी में किस तरह से परिवर्तन होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र, त्रिज्या r, अपने पास एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो पृथ्वी तल से h गहराई पर है, जो पृथ्वी तल से क्या है, h गहराई पर है। तो अपने पास इस यहाँ g की जो वैल्यू है जी एच गहराई पे, जी एच h गहराई पे, जी एच इज इक्वल टू होता है जी0 इंटू 1 माइनस h अपॉन r। यानी जैसे जैसे h बढ़ता है
वैसे वैसे क्या होता है, गहराई बढ़ती है पृथ्वी तल से। जैसे जैसे अपने नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब केंद्र की तरफ जाते हैं, h बढ़ेगा, और h बढ़ता जाएगा तो जी एच का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी पृथ्वी तल से नीचे की तरफ जाने पर जी के मान में क्या होती है, कमी होती है। यदि अपने केंद्र पर चले जाएंगे, केंद्र पर जब जाएंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। जब अपने केंद्र पर पहुंचेंगे तो h इज इक्वल टू r, उस केस में जी एच इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा जी जीरो इंटू 1 माइनस r बटा r 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, तो जी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जीरो होता है। अब अपने उल्टा बोले, अगर पृथ्वी के केंद्र पर जीरो है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की तरफ जाते हैं तो h का मान बढ़ेगा, सतह पर अधिकतम हो जाएगा, और जैसे सतह से बाहर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तीसरा अपने पास इसके अंदर आता है पृथ्वी के आकार के कारण। तीसरा है पृथ्वी के आकार के कारण। देखिए, पृथ्वी को अपने गोलाकार मानते हैं, एक्चुअल में पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी है, नारंगी के आकार की है। यानी अपने पृथ्वी को क्या मानते हैं, एक गोला मानते हैं, एक्चुअल में गोला है नहीं, ये नारंगी के आकार की है, मतलब ध्रुवों पर ये चपटी है। ये विषुवत रेखा है। अपने पास क्या है, विषुवत रेखा को इक्वेटर बोलते हैं, RE RP, ये विषुवत रेखीय त्रिज्या है, ये ध्रुवीय त्रिज्या है। ध्रुवीय त्रिज्या का मान जो है इस विषुवत रेखीय त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर कम है। मतलब ये जो त्रिज्या है वो इसकी तुलना में लगभग 21 किलोमीटर कम है। तो अगर अपने ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण लिखें GP, P मतलब पोल, तो ये अपने पास जाएगा GM ओवर RP का स्क्वायर, और अगर इक्वेटर पर लिखेंगे तो GE इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा GM अपॉन RE का स्क्वायर। RP जो है, RP इज लेस देन RE है। बट्टा में जब राशि अपने पास छोटी होती है तो परिणामी राशि क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब GP इज ग्रेटर देन क्या होता है, GE। मतलब ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, एक चीज अपने को यह पता चल गई कि केंद्र से जैसे जैसे अपने क्या है सतह की तरफ जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, सतह पर अधिकतम होता है। जैसे सतह से बाहर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम है। लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी तल पर कहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी तल पर अधिकतम है, लेकिन कहाँ सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर पृथ्वी सतह पर सबसे ज्यादा, पृथ्वी सतह की बात हो रही है, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान जो है वो कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। यानी ध्रुव जो है उन ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। लेकिन पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान लिया जाता है। कितना औसत मान लेते हैं, पृथ्वी तल पर अपना औसत मान जो है वो अपने लेते हैं G इज इक्वल टू, अभी अपने बात की थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू है पूरे पृथ्वी तल पर, ये लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी तल पर किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम है, तो अपना आंसर क्या होगा, ध्रुवों पर। तो ये अपने पास था G में, यानी गुरुत्वीय त्वरण में ऊंचाई, गहराई और आकार की वजह से कैसे परिवर्तन होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों में पेंडुलम वाली घड़ी का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो अपने पास, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो अपने पास क्या होता है, पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक या पेंडुलम जो भी है, पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है टी, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। अगर अपने क्या करते हैं, पेंडुलम वाली घड़ी किस में काम में ले लें, उपग्रह में काम में ले लें, तो उपग्रह में क्या होता है, G की वैल्यू 0 रहती है। उपग्रह में G की वैल्यू 0 होती है। जब G इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो T का मान जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। T का मान क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत का मीन्स ये होता है, जो पेंडुलम होता है वो एक तरफ जाके रुक जाएगा, यानी वो गति नहीं करेगा।
अनंत समय में अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा। जब अनंत समय लगेगा उसको एक चक्कर पूरा करने में, इसका मतलब वो काम नहीं करेगा। इसलिए उपग्रह में क्योंकि जी का मान 0 होता है, इसलिए उपग्रह में अपने पास जो है पेंडुलम वाली घड़ियों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने पास आता है। अब आता है अपने पास गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी पिंड की बजाय अपने यूं बोलें, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी द्रव्यमान के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव करता है, उस द्रव्यमान का क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे अपने पास ये कोई m द्रव्यमान है, इस m द्रव्यमान के चारों तरफ एक क्षेत्र हो गया। अगर इस क्षेत्र में अपने कोई अन्य द्रव्यमान रखें, जैसे m0 रख दिया, और अगर ये आकर्षण बल का अनुभव करता है, तो ये जो है वो इस m का क्या है? अपने पास गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ये गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया किसका? इस m का। तो किसी द्रव्यमान या यूं पिंड कह सकते हैं, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य द्रव्यमान जो है वो आकर्षण बल का अनुभव करता है, उस पिंड का क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। एक आती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी अगर अपने यहाँ 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड रख दें और 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर इसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उस बल को ही अपने गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आता है अपने पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा जो है, इन जनरल अपने बात करें, स्थितिज ऊर्जा जो है वो संरक्षी बल क्षेत्रों के लिए ही परिभाषित की जा सकती है। स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षी बल क्षेत्रों के लिए परिभाषित की जा सकती है। अब आता है संरक्षी बल क्या होते हैं? संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। उन बलों को क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल जो है वो भी क्या है? संरक्षी बल है। इसलिए गुरुत्वीय बल के लिए अपन क्या कर सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा परिभाषित कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा की सिंपल सी परिभाषा है, उसके साथ अपने नाम जोड़ते जाएंगे, सभी प्रकार की ऊर्जाएं अपने पास आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अपने पास आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी पिंड की किसी संरक्षी बल क्षेत्र में, किसी पिंड की किसी संरक्षी बल क्षेत्र में स्थिति या अभिविन्यास के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर वो बल क्षेत्र अपने पास गुरुत्वीय है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, अगर वो बल क्षेत्र विद्युत है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और अगर वो बल चुंबकीय है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्योंकि अपने यहाँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एक सिंपल से अपने पास परिभाषा है कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी पिंड को अपने पास मान लो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये अपने पास क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र है, अपने पास m द्रव्यमान का एक पिंड अनंत पर स्थित है। इसको अपने क्या करते हैं? इस गुरुत्वीय क्षेत्र के इस बिंदु तक लेके आते हैं। किसी पिंड को अनंत से बिना त्वरित किए हुए गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध इस बिंदु, गुरुत्वीय क्षेत्र के इस बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और इसका जो मान होता है वो अपने पास U =
Gmm/r, यानी r दूरी पर अपने पास पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर अपने सिंपल से बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर अपने पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो अपने पास u = -Gmm/r है, जहाँ कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m अपने पास उस पिंड का द्रव्यमान है, और ये r जो है वो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर अपने पिंड को मान रहे हैं पृथ्वी के केंद्र से। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये दूरी है अपने पास। तो अपने पास स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो u = अपने पास है -Gmm/r। पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा u = होती है -Gmm/R, स्मॉल r = क्या आ जाएगा, कैपिटल R। अगर इस पिंड की पृथ्वी तल से ऊंचाई h है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो ये अपने पास जो स्थितिज ऊर्जा है, इस स्थितिज ऊर्जा को अपने यूँ राइट कर सकते हैं, u = -Gmm, h ऊंचाई पे आ जाएगी, Gmm अपने पास आ जाएगा r + h। तो अगर अपने किसी पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो किया गया कार्य होगा। तो अपने को कितना कार्य करना पड़ता है या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है वो अपने पास आ जाएगा ΔU = अपने को कहाँ से कहाँ तक, पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ले जाना हो तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है क्या, mgh। ये mgh जो है वो अपने मोस्टली h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं। यानी पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर अगर अपने को स्थितिज ऊर्जा लिखनी होती है तो प्राय अपने ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि ΔU = अपने पास क्या होता है, mgh होता है। ये एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से अपने पास स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर है तो -Gmm/r होगी, पृथ्वी तल पर है तो ये होगी, h ऊंचाई पर अपने क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है जिसको अपने स्थितिज ऊर्जा ले लेते हैं। थैंक्स।